उज्जवल और सुंदर रंग हमें और कई अन्य ऑर्गेनिजम्स को आसानी से अट्रैक्ट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि फूलों और फलों को उनके उज्जवल और आकर्षक रंग कहाँ से मिलते हैं? और पत्ते हरे रंग के क्यों होते हैं? प्लांट सेल्स के अंदर कलर बैग्स होते हैं जो अलग अलग भागों को रंग प्रदान करते हैं। जरा रुकिए, क्या प्लांट सेल्स में वाकई कलर बैग्स होते हैं? खैर, प्लांट सेल्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कलर बैग्स की तरह काम करते हैं। इन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं। क्या ये शब्द कभी हमारे सामने आया है? जी हाँ, हमने इस शब्द को कई बार सुना है। तो वास्तव में प्लास्टिड्स क्या होते हैं? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। प्लास्टिड्स कलरफुल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इन प्लास्टिड्स को रंग कौन प्रदान करता है? इनके अंदर के पिगमेंट्स रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या सभी प्लास्टिड्स में सभी रंग के पिगमेंट होते हैं? जी नहीं। प्लास्टिड्स को उनमें होने वाले रंगीन पिगमेंट्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। 3 प्रमुख कैटेगरी है: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाए जाने वाला मुख्य प्लास्टिड है। तो क्या ये वही है जो पत्तियों को हरा रंग देता है? एकदम सही। क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बाहरी मेम्ब्रेन एक रक्षक की तरह होती है, जबकि अंदर की मेम्ब्रेन अपने अंदर स्पंज की तरह मैट्रिक्स को बंद रखती है। इस मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं, जो कई चीजों को पनाह देती है। क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। यही कारण है कि ये सेल के अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स पर निर्भर ना होते हुए खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। और ये स्टैक जैसे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इन्हें ग्रैना या सिंगुलर ग्रैनम कहते हैं। और ये स्टैक किससे बने होते हैं? ये कई डिस्क से बने होते हैं, जिन्हें थैलाकॉइड्स कहते हैं। हर एक थैलाकॉइड में कलर पिगमेंट्स होते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, जो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। तो ये अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट्स की मौजूदगी के कारण क्लोरोप्लास्ट हरे रंग में दिखता है और ये पत्तियों को भी हरा रंग देते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में था। अगले 2 प्रकारों के बारे में क्या? खैर, क्रोमोप्लास्ट्स हेट्रोजीनियस ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये हर सेल में एक जैसे नहीं होते हैं। इनमें अलग अलग रंग के पिगमेंट्स होते हैं जो फूलों और फलों को आकर्षक रंग देते हैं। अब आखिरी प्रकार ल्यूकोप्लास्ट है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ल्यूको का मतलब है सफेद, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब अगर ये कलरलेस होते हैं तो उनको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? खैर, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है स्टोरेज करना। उन्हें बड़ी मात्रा में स्टार्च, अदर शुगर्स, प्रोटीन और लिपिड्स के स्टोरेज के लिए जाना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं? रूट्स, बल्ब्स और अन्य स्टोरेज ऑर्गन्स के सेल्स में ज्यादा संख्या में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड्स के बारे में था। प्लास्टिड्स ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। वो एनिमल सेल्स का हिस्सा नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच कई ऐसे अंतर हैं? चलिए उनके बारे में हमारे अगले वीडियो में सीखेंगे। વિદ્યાર્થીઓ, હવે આપણે આપણા 5 ચેપ્ટરની સૌથી છેલ્લી અંગિકા રસધાની વિશે માહિતી મેળવીએ। રસધાની એ વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષ બંનેમાં જોવા મળે છે। વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષમાં ઘન કે પ્રવાહી પદાર્થોનો સંગ્રહ કરતી કોથળી જેવી રચનાઓ આવેલી હોય છે, જેને આપણે રસધાની કહીએ છીએ। રસધાની પ્રાણી કોષોમાં જોવા જાઓ તો એકદમ નાના કદની અને ઓછી સંખ્યામાં હોય છે, જ્યારે વનસ્પતિ કોષમાં મોટા કદની હોય છે। કેટલીક વનસ્પતિ કોષોમાં તો
તેઓનો કદ 50થી 90% સુધી પણ જોવા મળે છે અને આ રસધાનીઓ મોટાભાગે વનસ્પતિ કોષોમાં કેન્દ્ર તરફ ગોઠવાયેલી જોવા મળે છે. વનસ્પતિ કોષોમાં રસધાનીઓ કોષીય દ્રવ્યો દ્વારા ભરેલી હોય છે અને તેમનું મુખ્ય કાર્ય કોષોને આસુનતા અને બરડતા પૂરી પાડવાનો છે. વનસ્પતિ કોષોના જીવનમાં અગત્યના દ્રવ્યોનો સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય પણ રસધાનીમાં થાય છે. તો રસધાનીમાં કઈ કઈ વસ્તુઓનો સંગ્રહ થાય છે? તો જેની અંદર એમિનો એસિડ, શર્કરા, વિવિધ કાર્બનિક એસિડ અને કેટલાક પ્રોટીનનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. અમીબાની વાત કરીએ તો અમીબા જેવા એકકોષી પ્રાણીઓની અંદર આવેલી અન્નદાની, એમાં જે રસધાની છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? અન્નદાની. કારણ કે એ જ રસધાનીમાં અમીબા જેવા પ્રાણીઓ એ ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે. કેટલાક એકકોષી સજીવોમાં વિશિષ્ટ પ્રકારની રસધાનીઓ પણ આવેલી હોય છે, જેમાં વધારાના પાણીનો અને કેટલાક નકામા તત્વોનો કોષમાંથી ત્યાગ કરવામાં આવે છે. તો કોષોની અંદર આપણે જોયું કે અલગ અલગ પ્રકારની અંગિકાઓ આવેલી હોય છે અને કોષોમાં ઉત્પન્ન થયેલા નકામા દ્રવ્યોનો નિકાલ કરવાનું કાર્ય એ કોષમાં આવેલી રસધાનીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. હવે આપણે રસધાની વિશેની વધુ માહિતી એક વિડીયો દ્વારા પ્રાપ્ત કરીશું. को हमारे आसपास साफ सफाई बेहद पसंद होती है. हम अपने डेस्क को, अपने घरों को और अपने आसपास की हर एक चीज को बहुत सफाई से रखते हैं, लेकिन एक ही दिन में बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. फिर ये सारा वेस्ट कहाँ जाता है? हम अपने घरों और पर्यावरण को कैसे साफ रखते हैं? खैर, हमारे पास डस्टबिन है जो हमारे प्रोड्यूस किए गए वेस्ट को जमा करने में मदद करते हैं. डस्टबिन में सारा वेस्ट जमा होता है, जहां से उसे डिस्पोजल के लिए आगे ले जाया जा सकता है. हमें वेस्ट डिस्पोजल के महत्व का पता है. कभी सोचा है कि सेल किस तरह से जनरेट हुए वेस्ट को डिस्पोज करता है? क्या उसके पास कोई डस्टबिन है जो वेस्ट को जमा करने में मदद करता है? बिल्कुल, उसके पास है. प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम वैक्यूल है. ये वैक्यूल सेल के लिए स्टोरेज सेंटर की तरह काम करते हैं. ये सेल में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए स्टोरेज सैक्स होते हैं. तो क्या सभी सेल्स में वैक्यूल्स की संख्या और साइज एक ही होता है? खैर, ऐसा नहीं होता. अगर हम प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर करें तो हम दोनों में वैक्यूल्स की संख्या और आकार के बीच के अंतर को देख सकेंगे. प्लांट सेल में बड़े और कम वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में छोटे और ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं. कुछ प्लांट सेल्स के केस में वैक्यूल्स एक सेंटर में हो सकता है जो आधे से ज्यादा सेल के वॉल्यूम पर कब्जा कर सकता है. दिलचस्प है ना? और वो कौन से पदार्थ हैं जो वैक्यूल अपने अंदर स्टोर करते हैं? वेस्ट मटेरियल के अलावा कुछ वैक्यूल्स एमिनो एसिड, शुगर, प्रोटीन और दूसरे पदार्थों को भी स्टोर कर सकते हैं. तो वैक्यूल्स में वेस्ट मटेरियल के स्टोरेज का काम होता है, या कुछ केसेस में कुछ वैक्यूल्स जरूरी पदार्थ भी स्टोर कर सकते हैं? क्या वैक्यूल सिर्फ ये ही सब स्टोर कर सकता है? खैर, अमीबा जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म के कुछ केसेस में स्पेशल वैक्यूल्स भी होते हैं, और ये किस में मदद करते हैं? ये फूड स्टोरेज में मददगार होते हैं. जी हाँ, आपने सही सुना.
अमीबा और पैरामीशियम जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं, जो फूड स्टोरेज में मदद करता है। ये वो फूड वैक्यूल्स हैं मैं जिनकी बात कर रही हूँ। जरा रुकिए, तो फिर ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये भी इन वैक्यूल्स की तरह दिख रहे हैं? क्या ये भी वैक्यूल्स के ही प्रकार हैं? जी हाँ, ये स्ट्रक्चर्स भी वैक्यूल्स ही है। उन्हें कंट्रैक्टल वैक्यूल्स कहते हैं। जैसा कि कंट्रैक्टल नाम से पता चलता है, उनमें कंट्रैक्ट या श्रिंक होने की क्षमता होती है। ये वैक्यूल लिक्विड स्टोर करते हैं और जब वो पूरी तरह से भर जाते हैं तो वो कंट्रैक्ट यानी कि सिकुड़कर स्टोर किए गए कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं। वैक्यूल्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, इसलिए ये सभी तरह के सेल्स के लिए जरूरी होते हैं। આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે ભાઈ પ્રત્યેક કોષ આ રીતે પોતાની રચના નક્કી કરે છે અને કાર્ય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, અને એટલા માટે જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કોષ એ સજીવના પાયાનો બંધારણીય એકમ છે અને તે દરેક સજીવના પાયાનો ક્રિયાત્મક એકમ છે। તો અહીં મિત્રો આજે આપણે પાઠ નંબર 5 અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ। નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પાઠ નંબર 1થી શરૂઆત કરીશું। આજે જેટલા પણ ટોપિક ચલાવ્યા તેની PDF ફાઇલ તમને મોકલી દઈશ, જે તમારે પાકા ચોપડામાં લખવાની રહેશે। બરાબર? ઓકે, હવે આપણે મળીશું આવતા લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય।